जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स सेवा MP में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये सीखा था कि हम रैंक कैसे निकालते हैं। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमको कांस्टेंट दिए हुए हैं। देखिए आप ABC कांस्टेंट दिए हैं। ऐसी कंडीशन में हम किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे ये आज हम जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम गिवन करके एज इट इज उतार लेते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। ठीक है, ये गिवन करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया। ये हो गया प्यारे बच्चों, ये 1 ए क्यू है ना, ए क्यूब, ये हो गया 1 बी क्यू, ये 1 सी और सी क्यू। ये आपको मैट्रिक्स दिया है। तो आप एक बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो सबसे पहले हमको सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। अब चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट दिए हुए हैं तो इसका यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है या सारणिक है उसको निकालने का तरीका अलग होगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को यानी कि जो आवी है उसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे इम्प्लाइज। हमने यहाँ लगा दिया इम्प्लाइज। अब आप देख रहे होंगे ये सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट का साइन है। तो ये मैट्रिक्स बदल के काय में हो जाएगा। ये देखिए आप 1 ए क्यू, 1 बी क्यू, 1 सी और सी क्यू। ये हमारा सारणिक हो गया है ना। तो अगर ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होते तो उसको निकालने का तरीका बहुत आसान होता है ना। अब यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेशन मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे, इसको जीरो कर लेंगे। जब हम इन दो एलिमेंट को जीरो कर लेंगे तो सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट को निकालना बहुत आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप देखिए बहुत आसानी से हम इसको निकालेंगे। आप लोगों ने 11th या 12th में ये चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। वहाँ पर आपको ऑपरेशन मेथड के द्वारा सारणिक को सॉल्व करना सिखाया गया होगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सिखाया गया होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉलम नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है। अगर हम C3 में से C2 को माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप देखिएगा हमने यहाँ पर C3 माइनस C2 कर दिया। अब C2 पर ध्यान दीजिए, अगर हम C2 को C1 से माइनस कर देते हैं यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, C2 लगाते हैं, C2 माइनस C1 कर देंगे। ऐसा करने से हमको दो तरफ 0 मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ये 0 की मदद से हमारा जो सारणिक है इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये इम्प्लाइज की जगह हम इम्प्लाइज लगा देते हैं। ये डिटरमिनेंट चल रहा है हमारा, बढ़िया, ये हमारा डिटरमिनेंट चल रहा है। देखिए जो चेंजेस है यानी कि जो परिवर्तन है वो C2 और C3 में हो रहा है, यानी कि इन दो कॉलमों में हमारा बदलाव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम जैसा वैसे के वैसे उतार लेंगे। प्यारे बच्चों ये हो गया 1, ये हो गया ये हो गया A क्यूब। अब देखिए जब C2 को C1 में से माइनस करते हैं तो 1 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। तो B में से A माइनस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा B माइनस A। B क्यूब में से A क्यूब माइनस होगा तो कैसे लिखेंगे इसको, हमेशा लिखेंगे B क्यूब माइनस A क्यूब लिख देंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों जब हम C3 को C2 में से माइनस करेंगे तो देखिए 1 में से 1 गया, कितना आ गया, 0 आ गया प्यारे बच्चों। C में से B गए, कितने बच्चे, यहाँ जाएगा प्यारे बच्चों C माइनस B। C क्यूब में से B क्यूब माइनस करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम, C क्यूब माइनस B क्यूब। ये हम सारणिक सॉल्व कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर इधर के दो एलिमेंट 0 हैं तो उसको ना भी लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कि पैटर्न क्या होता है पूरा लिखूंगा जिससे आपको पूरी अच्छे तरीके से बात समझ में जाए प्यारे बच्चों। तो रूल क्या कहता है, हम ये वाली जो रो देख रहे हैं आप, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अगर हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं, मान लो ये वाला एलिमेंट लेते हैं, तो पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा, मतलब ये वाला एलिमेंट आने वाला है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 तो आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब जैसा कि हमने बताया था पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा तो ये एलिमेंट बचे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा B माइनस A। आप देख रहे होंगे यहाँ हो जाएगा B क्यू माइनस A क्यू, ये हो जाएगा C माइनस B, ये हो जाएगा C क्यू माइनस B क्यू, है ना प्यारे बच्चों। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि अगले दो एलिमेंट ले तो रहे हैं हम, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। अब हमने ये वाला एलिमेंट ले लिया, देखिए ये वाला एलिमेंट है ना। तो अभी हमने क्या करा था, पहली रो पहला कॉलम छुपाया था, अब हम पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। तो जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, है ना, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या एलिमेंट देखा था आपने, यहाँ पर A है, यहाँ पर A क्यू है, ये C माइनस B है, ये है C क्यू माइनस B क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर वापस प्लस आता है। तो हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे। अगला एलिमेंट हमारा देखिए अगेन 0 है, हम ये एलिमेंट ले रहे हैं। हमने पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दिया, और हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे। जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर वो हम लिख देंगे।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप a देख रहे हैं, फिर a क्यू देख रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ आपका b माइनस ए हो गया और ये हो गया आपका बी क्यू माइनस ए क्यू। अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीरो का अगर किसी चीज़ में इंटू होता है तो पूरा जीरो होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। जीरो का इसमें इंटू होगा तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया था प्यारे बच्चों, यानी हमारे काम का सिर्फ ये है। और यहाँ पर भी आप देखिए 1 का इंटू हो रहा है, तो 1 का इंटू अगर इसमें होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आगे से, यहाँ हमने इम्प्लाइज लगा दिया, ये आपका डिटरमिनेंट बढ़िया चल ही रहा है। अब हमारे पास सिर्फ इतना बचा है, हम ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस है, देखिए आप ध्यान से b माइनस है, फिर कितना है, फिर है आपका बी क्यू माइनस ए क्यू, फिर आप देख पा रहे होंगे c माइनस बी है, फिर सी क्यू माइनस बी क्यू है ना। यहाँ पर बचा आपका c माइनस बी और फिर है सी क्यू माइनस बी क्यू। बाकी सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर जीरो हो चुकी हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बार और यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब होगा क्या, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं अपन। हम ये देखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे ए माइनस बी, लिख दिया आपने। उसके बाद आप ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ऐसा लिख देंगे, ये इसका फार्मूला है। जब इसका फार्मूला ये है तो ये फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा डिटरमिनेंट ए बढ़िया चल रहा है। अब आप देखना ये डिटरमिनेंट अपनी जगह पर बढ़िया चल रहा है, ये हो गया b माइनस ए। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका b माइनस ए और अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ आएगा बी स्क्वायर, फिर इंटू में बी ए आएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए सी माइनस बी लिखा है, तो सी माइनस बी जैसा लिखा वैसे लिखा रहने देंगे। यहाँ पर फिर से हम फार्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सी माइनस बी और फिर अकॉर्डिंग टू रूल जो फार्मूला हमने अभी यहाँ देखा था वो लगाएंगे। ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये सी इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए आप ध्यान से। अब आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, इस कॉलम में से ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। इस कॉलम में से b माइनस ए बाहर आ रहा है, इस कॉलम में से c माइनस बी बाहर आ रहा है। जब हम बाहर ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया इस कॉलम में से, पहले वाले में से, c माइनस बी दूसरे वाले कॉलम में से बाहर ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा 1, ये देखिए 1। अब यहाँ पर ये बचा था तो हम ये लिख देंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचा। अब हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। इस 1 का यहाँ पर इंटू होगा, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आएगा, फिर इसका यहाँ पर इंटू होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, आप देखेंगे आप b माइनस ए, ये हो जाएगा आपका c माइनस बी। अब ये जो सारणिक है यानी कि जो डिटरमिनेंट है वो ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट। इस 1 का इंटू यहाँ करिए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आता है। अब आप इसका इंटू यहाँ पर कर रहे हैं तो सारी चीज़ माइनस हो जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का और बी ए बी माइनस का हो जाएगा और ए स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, है ना। ये पूरी चीज़ हमारी माइनस की होगी। आप देख रहे होंगे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गया। अब हम चीज़ों को जमा लेते हैं, जैसे कि सी स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर देख रहे हैं, इसको हम पास पास लिख देंगे। इसी प्रकार इसको पास पास लिख देंगे, पर जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे होंगे ये हो गया b माइनस ए, ये हो गया आपका c माइनस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखिए ये हमने क्या करा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने पास पास लिख दिया। इसको ब्रैकेट भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों। अब आप देखो यार ध्यान से, ये हो गया सी इंटू बी और ये हो गया बी इंटू ए। अब आप देखो यहाँ से, है ना, यहाँ से b कॉमन आ रहा है, हम b बाहर ले लेंगे और यहाँ पर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसी प्रकार यहाँ पर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये आपका चल रहा है बढ़िया b माइनस ए और ये हो गया c माइनस बी, है ना। तो यहाँ जाएगा आपका c माइनस ए और यहाँ जाएगा आपका c प्लस ए और प्लस, अब देखिए यहाँ से b कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पर देखा क्या बचा, c माइनस ए। अब देखिए आप इतना करने के बाद
इतना करने के बाद यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ रहा है ना। अब हम इस जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। आगे के स्टेप आप यहाँ से देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये डिटरमिनेंट है हमारा चल रहा है बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर था आपका b माइनस ए, यहाँ पर है आपका c माइनस बी, तो कॉमन कितना आ गया c माइनस ए। जब ये कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा c प्लस ए प्लस बी, जिसको हम जमा के सिस्टमेटिक ढंग से a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। तो आपने इतने पूरे सॉल्यूशन के बाद ये देखा कि हमारा जो सारणिक है यानी कि जो डिटरमिनेंट है जो हमें अभी दिया था उसका ये आया, यानी ये आया। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें ऐसे 3 कंडीशंस पे विचार करना होगा जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आप एक बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 के मैट्रिक्स की रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं आपको कि 3x3 के मैट्रिक्स की रैंक 3 कब होगी, 2 कब होगी और 1 कब होगी। प्यारे बच्चों, रैंक 3 तब होती है जब डिटरमिनेंट का मान 0 ना आए, यानी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो 0 ना हो। और 2 और 1 रैंक तब होती है जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रैंक 2 तब होगी जब सारे के सारे माइनस 0 ना हो, और रैंक 1 तब होगी जब डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 हो लेकिन सारे के सारे माइनस 0 होते हों। तो प्यारे बच्चों, माइनस को हम हिंदी में उपसारणिक बोलते हैं, आप अच्छी तरीके जानते होंगे। और आप देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा डिटरमिनेंट ये आया, आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो एक बात नोट करेंगे, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ का और यहाँ का माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको साइकिलिक आर्डर यानी कि चक्रीय क्रम में जमा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमारा जो सारणिक यानी कि जो डिटरमिनेंट आया है उसको हम जमा रहे हैं। अगर हम a माइनस बी करते तो एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है, और उसको b माइनस सी करते हैं तो दूसरा माइनस बाहर आएगा जो कि इन दोनों को पॉजिटिव कर देगा। और c माइनस ए तो हमारा पहले से है ही बच्चों, आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चा कितना a प्लस बी प्लस सी। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, उन तीनों कंडीशंस के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब हम उन कंडीशन पे विचार करेंगे कि ऐसा हो तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम, सबसे पहले केस 1 लेंगे, केस फर्स्ट है ना। इफ़ मान लो कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है ना, हो सकता है ना ऐसा, जैसे 1 2 3 है, 1 2 के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संभावना पर विचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया हमने प्यारे बच्चों कि ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है तो ये जो सारणिक आया है, जो डिटरमिनेंट आया है, ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है ना, आप देखिए तीनों इक्वल नहीं है तो ये 0 हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मान लो अगर इक्वल होते तो a माइनस से 0 हो जाता, या b माइनस सी वाला पोर्शन 0 हो जाता है, या c माइनस ए वाला पोर्शन 0 हो जाता है। लेकिन ये तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देन, यानी तब एक कंडीशन बनती है कि डिटरमिनेंट a 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो उसकी रैंक कितनी होगी? 3 होगी। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से कह सकते हैं रैंक ऑफ ए इस कंडीशन में क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। तो अब हमें 2 कंडीशन पर विचार करना है ना। 3x3 के मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि 2 कब होगी, 1 कब होगी, और वो कैसे होता है हम ये चेक करेंगे प्यारे बच्चों। तो केस नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2। केस नंबर 2 में ये भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों कि कोई भी 2 चीज़ इक्वल हो, है ना। तो कोई भी 2 चीज़ हो सकती हैं। तो हम समझने के लिए स्टार्टिंग से काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखते हैं एफ। मान लो कि ए बी के इक्वल तो है लेकिन ये दोनों सी के इक्वल नहीं है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। 3 चीज़ें तो है ना। पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ ही चुकी है। अब मान लो ए और बी इक्वल हैं लेकिन सी के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में भी क्या होगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी अपनी, है ना। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ए बी के इक्वल है। अगर ए बी के इक्वल है आप यहाँ पर रख के देखिए, ए माइनस ए होगा तो भी 0 हो जाएगा, बी माइनस बी होगा तो भी 0 हो जाएगा, और 0 का किसी में भी इंटू होता है तो पूरा 0 हो जाता है। यानी हमने ये देखा कि यहाँ पर जो सारणिक है यानी कि जो हमारा डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है। और जब 0 आता है तो जो रैंक होती है वो 3 से लेस होती है, यानी कि या तो 2 होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रैंक होगी
वो रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 होगी, है ना। अब ये तो क्लियर हो गया, या तो वो 2 हो सकती है 1 हो सकती है ना प्यारे बच्चों। तो आपने ये देख लिया कि जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो रैंक 3 से छोटी होगी। अब हमें ये देखना है कि 2 होगी कि 1 होगी। प्यारे बच्चों यहाँ पर रैंक 2 होने वाली, क्यों? क्योंकि ए बी के इक्वल है ना। अब ए बी के इक्वल है तो हम या तो ए की जगह बी रख सकते हैं या बी की जगह ए रख सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो आप बी की जगह ए रखते हैं तो यहाँ पर ए होगा, यानी कि ये वाला जो माइनर है यानी कि उपसारणिक है 0 होगा। क्यों होगा? अगर ये ए है तो ए इसका इंटू इधर होगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, है ना। अगर मान लो ये ए है तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, ये भी 1 की पावर 4 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि जितने भी सेकेंड ऑर्डर के माइनर हैं यानी द्वितीय कोटि के उपसारणिक हैं, है ना, वो पूरे 0 नहीं हो रहा है ऐसी कंडीशन में। आप देखो आप देखिए जरा ध्यान से, अगर एक ही जगह बी है रखते हैं तो यहाँ पर तो आप रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी माइनस बी आएगा, यहाँ पर सी बी सी क्यू माइनस सी बी क्यू आएगा, ये 0 नहीं होगा। तो सारे के सारे उपसारणिक 0 नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 2 हो गई। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, है ना, आपने ये लिखा कि अगर ए बी के इक्वल है और ये दोनों सी के इक्वल नहीं है तो डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है, यानी जो रैंक है वो 3 से लेस होगी। लेकिन, है ना, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। क्यों रैंक 2 क्यों होगी? क्योंकि ए और बी इक्वल हैं लेकिन ये सी के इक्वल नहीं है। अब इसका जो थर्ड केस बनता है प्यारे बच्चों, वो केस भी ये बनता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 अब एक ही बचा है प्यारे बच्चों, तीनों इक्वल हो जाएं। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो सारे के सारे माइनर यानी कि उपसारणिक वो 0 हो ही जाएंगे। आप समझ लीजिए इस बात को कि आपने यहाँ लिखा एफ ए बी के इक्वल हो, बी सी के इक्वल हो, है ना। इस कंडीशन में भी आपका डिटरमिनेंट 0 आने वाला। देखिए आप यहाँ आप रख के देखिए, आप मान लो कि सारे के सारे जो हैं सी हैं। अब ये सी है तो सी माइनस सी 0 हो जाएगा, सी माइनस सी 0 हो जाएगा, सी माइनस सी 0 हो जाएगा, और 0 में किसी का भी इंटू होता है तो प्यारे बच्चे 0 आता है। यानी कि इस कंडीशन में आपका डिटरमिनेंट जो है यानी कि जो सारणिक है ना, वो 0 आएगा। अब आप एक बात तो जानते हैं कि जब सारणिक 0 आता है तो रैंक 3 से कम होगी, लेस देन 3 होगी। हमारा 3 वाला केस हो चुका है, 2 वाला केस हो चुका है, तो जाहिर बात है इसमें 1 ही होना है। अब 1 कैसे होगा प्यारे बच्चों? सोच के देखिए, मान लो ये सारी की सारी चीज़ें इक्वल हैं तो ए सी के इक्वल है मान लो ना, तो आप ए सी के इक्वल रखेंगे अपन, मान लो सी रख देते हैं अपन, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी रख देते हैं, या सारी की सारी चीज़ एक जैसी कर देते हैं। मान लो कि सारी की सारी ए हैं, तो जब इस पूरा ए हो जाएगा तो ये ए है, ये भी 0 हो जाएगा। ये ए वाला पोर्शन पूरा ए है तो ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। ये ए है ना, और ये भी ए है तो ए में से ए माइनस होगा वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि जितने भी द्वितीय कोटि के उपसारणिक हैं यानी कि सेकेंड ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो हमने ये देखा, है ना, इन दिस केस डिटरमिनेंट ए वो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस केस में रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि जब वो तीनों इक्वल नहीं होते हैं तो रैंक 3 होती है, 2 इक्वल होते हैं तो रैंक 2 होती है, तीनों इक्वल होते हैं तो रैंक 1 हो जाती है। तीनों इक्वल हैं तो रैंक 1 तब क्यों हो रही है? क्योंकि सारे के सारे माइनस आप देखोगे, आप देखो 2 क्रॉस 2 के माइनस सॉल्व करोगे, आप इसको देखो या किसी को भी देख लो, आप यहाँ से छुपा दो आप, है ना, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। आप अच्छी तरीके जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अगर ये भी ए है तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए इसकी रैंक 1 हो गई। इस तरह से आपने तीनों जो केसेस को अच्छी तरीके से समझ लिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।